सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 14 के बहू की विदा का समापन किया, आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। अब इसका पहला प्रश्न क्या है? प्रमोद कौन था? वह किसकी विदा करवाने आया था? याद आया बच्चों? प्रमोद कमला का भाई था, है ना? वह अपनी बहन की विदाई करवाने आया था। ठीक है ना? चलिए, अब प्रश्न संख्या 2। जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता था? है ना? जवाब क्या होगा? जीवनलाल कमला को विदा इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि लड़की वालों ने पूरा दहेज नहीं दिया था और बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की थी, जिसकी चोट का घाव आज भी हरा है। ऐसा उन्होंने कहा था ना प्रमोद से। उनका कहना था कि जब वे 5,000 रुपए नगद उन्हें देंगे तभी कमला की विदाई होगी, है ना? वो उनके चोट के मरहम का इलाज क्या बताए थे? 5,000 रुपए, है ना? चलिए, अपनी विदाई न होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया समझ रहे हो ना? जब जीवनलाल ने उसकी विदाई नहीं करने के लिए कहा तो उसके अंदर कैसा लगा, क्या महसूस हुआ और व्यवहार में क्या दिखा? ठीक है ना? क्या प्रतिक्रिया थी? तो जवाब में क्या होगा? अपनी विदाई न होने पर कमला उदास थी लेकिन दुखी नहीं थी, है ना? वह अपने भाई को यह समझा रही थी कि गौरी और माजी का स्वभाव अच्छा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। मेरी चिंता आप ना करें, प्रमोद को बोली थी ना, मेरी चिंता आप ना करें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना? वह समझदारी से काम ली और इस तरह से उसने प्रमोद को समझाया। ठीक है? स्पष्ट हो गया उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? अब चलिए चौथा, राजेश्वरी ने जीवनलाल को क्या समझाया? राजेश्वरी कौन? जीवनलाल की पत्नी, है ना? क्या समझाई जीवनलाल को? तो राजेश्वरी ने जीवनलाल को यह समझाया कि हमें बेटी और बहू को एक समान, यानी एक तरह से, है ना, एक समान समझना चाहिए। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। समझ में आया? इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 पूरा किया। ठीक है? अब ये आप लोगों को मैं पिछली कक्षा में गृह कार्य में दी थी। ठीक है ना? तो पहला, हर लड़की सास ससुर के साथ सावन बिताने का सपना देखती है। क्या होगा? सही या गलत? गलत होगा ना? मायके का सपना देखती हैं। चलिए, जीवनलाल कमला की विदाई के लिए 5,000 रुपए मांगता था। सही। कमला राजेश्वरी को ममता की मूर्ति कहती है। सही।
प्रमोद कमला की विदाई के लिए दुकान बेचने की बात कहता है, गलत। अंग, राजेश्वरी जीवनलाल की दहेज की मांग से सहमत नहीं थी। सही। अब ये देखिए आगे का बातचीत के लिए, है ना। बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है। याद रखिएगा, टीम का जब क्लास लेंगे तो आप लोगों से इससे संबंधित बातें होगी और आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए, ठीक है ना। आशय अर्थात इसका मतलब जीवनलाल की उक्ति है ना। अब दूसरा, जीवनलाल, राजेश्वरी और कमला के चारित्रिक गुणों पर चर्चा कीजिए। जीवनलाल, कमला, राजेश्वरी, तीनों का समझ रहे हो ना। और तीनों के चारित्रिक गुण कुछ ऐसा थे ना, था ना। जीवनलाल क्या था? लालची, लोभी, जिद्दी, गुस्सैल, घमंडी, खुद को इज्जतदार समझने वाला, है ना। राजेश्वरी में क्या गुण था? दयालु, ममतामयी थी, समझदार, अस्पष्ट वक्ता, ठीक है ना। बेटी बहू को एक समान समझने वाली, वगैरह वगैरह। कमला भावुक थी, संस्कारी थी, संतोषी थी, समझदार थी, हंसमुख थी, शांत स्वभाव की थी। ये सारे गुण थे ना। चलिए, आप लोगों को अच्छे से इसको लिखना है। उसके बाद अब ये तो खैर दोनों जो है वो बातचीत के लिए, और हम बात करेंगे जीवनलाल किस मरहम की बात करता है, उसे वह मरहम किस प्रकार मिलता है। किस मरहम की बात करता है? दहेज का था ना, 5 रुपया। और वह मरहम उसे किस प्रकार मिला, कैसे मिला? गौरी की विदाई नहीं हुई, उसे खुद ब खुद मरहम मिल गया। अब ये आगे भाषा की बात। नीचे दी गई वर्ग पहेली से क्रिया विशेषण शब्द छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बतलाए, ठीक है ना। आप लोग इसमें से इसको खोज के लिखिएगा, है ना। चलिए, अब उसके बाद ये पाठ में कोई 4 शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, वैसे ये किया हुआ है ना। माँ बहन, सखी सहेली, भोली भाली, रंग बिरंगे, है ना। इस तरह से युग्म यानी जोड़ा, है ना। इस तरह के 2-2 शब्दों का जो जोड़ा है उसे हमें लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद पाठ में आए कोई 4 पुनरुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात है कि पुनरुक्त शब्द हम कहते किसको हैं, है ना। एक ही शब्द जब 2 बार बार आता है उसको पुनरुक्त करते हैं। पुनरुक्त को अगर हम विच्छेद करते हैं तो ये समझ लीजिए कि पुनः प्लस उक्त बराबर होता है पुनः रुक्त। सीधी सी बात अब समझ लीजिए, पुनः फिर से, उक्त कहना, है ना। यानी एक शब्द को हम जब 2 बार प्रयोग में लाते हैं तो वो होता है आपका पुनरुक्त, ठीक है। ये पाठ में आया है धीरे धीरे, कभी कभी, खड़ी खड़ी, समझाते समझाते, ठीक है ना बच्चों। इसे आप कर लीजिएगा। इसमें भी आपका वर्ग पहेली का शब्द यहाँ दिया हुआ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा और यहाँ भी इसको गोला करते जाइएगा। अभी, धीरे, इधर, कल, बहुत, तेज, किधर, है ना, आज, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चलिए कुछ जीवन मूल्य वाले प्रश्नों पे हम लोग विचार कर लें। इसका पहला है,
दहेज प्रथा नैतिक मूल्यों का हनन कर रही है। कैसे? इस संबंध में आंशिक रूप में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बताना चाह रही हूँ। दहेज प्रथा जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि एक समाज का बहुत बड़ा कोढ़ बन के रह गया है, और जो कि अच्छी खासी लड़कियां भी और दहेज के बलिवेदी पे वो चढ़ जाती हैं। तो ये जो है पौराणिक रूप में इसके पौराणिक काल की एक बात के रूप बताते हुए मैं आप लोगों को इसकी जानकारी देना चाहती हूँ। भारत में दहेज एक पुरानी प्रथा है। मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख आता है कि माता कन्या के विवाह के समय धन संपत्ति गौ मतलब जो भी हो आदि अपनी स्वेच्छा से कुछ देकर और वर को समर्पित करें। ठीक है ना? लेकिन यह भाग कितना होना चाहिए इस बारे में मनु ने उल्लेख नहीं किया है। समय बीतता चला गया। स्वेच्छा से कन्या को दिया जाने वाला धन धीरे धीरे वर पक्ष अपना अधिकार समझने लगे, और वर पक्ष के लोग तो वर्तमान समय में इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार ही समझ बैठे हैं, है ना? इस तरह से नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। ठीक है ना? इस संबंध में आप लोग अपने विचारों को बताते हुए और तब इसे लिखिएगा। ठीक है? और अगला जो है बेटा बेटी की समानता सुदृढ़ समाज की नींव है। अपना विचार बताइए। आप लोग मेरे समझ से आप सभी लड़के और लड़कियां यानी सारे बच्चे इससे पूर्णतः सहमत होंगे कि वाकई बेटा और बेटी यानी लड़के और लड़कियों की समानता एक रूप से देखना समझना यही हमारे दृढ़ ही नहीं सुदृढ़ समाज की नींव यानी बेस है। ठीक है ना? इस संबंध में आप अपने विचार बताइए। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। ठीक है ना? गृह कार्य में आप लोग इन दोनों प्रश्नों को मूल्य वाले प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।